अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 है, इंशाल्लाह सारी की सारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसमें एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज हम अभी नहीं करेंगे, ये लास्ट पे करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि सारे जो फॉर्मूले हैं आपके जहन में एक बार वाइज हो जाएंगे, फिर आप एमसीक्यूज करेंगे तो आपको वो बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मैं हर एक सवाल का टाइम कोड दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको जो देखते हैं आप डायरेक्टली वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इंशाल्लाह नोट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और वो कैसे मिलेंगे, मैं इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसके अंदर उसका लिंक पिन कर दूंगा, जैसे ही हमारे सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और सिर्फ नोट्स ही नहीं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलेगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन विच। आपने ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मालूम करना है, जिसके अंदर पहले सवाल में आपको 3 साइडें दे दी हुई हैं, ए बी और सी। जब 3 साइडें दी हो, कोई एंगल हमारे पास ना हो, तो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं एरिया मालूम करने के लिए। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और देन एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर ए बी और सी ये तीनों वैल्यूज तो हमें पता है, लेकिन एस की वैल्यू नहीं पता। आपको पता है एस भी यूज हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एस की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, फिर ही हम इसे सोल्व कर पाएंगे। तो पहले एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एस कैसे आता है, सारी वैल्यूज को जमा करके, मतलब ये जो तीनों साइड है इनको जमा कर दें आप, ए प्लस बी प्लस सी, और इनको डिवाइड कर दें 2 के ऊपर, इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज पुट करें, ए की जगह पे 4 आ गया, बी की जगह पर 6 आ गया और सी की जगह पर 8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। इनको जमा करें, 6 और 4 10, 10 और 8 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और इनको डिवाइड किया तो आपके पास 9 आ गया। अब एस की वैल्यू आ चुकी है, अब आप अपना वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला एरिया फाइंड करने का। अब इसके अंदर सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। एस की जगह पर 9 और ए बी सी की जो वैल्यूज उन्होंने दी हुई थी वो सारी पुट कर दें। तो मैंने ये सारी वैल्यूज उनकी जगह पर लिख दी। अब 9 माइनस 4 करें, 9 माइनस 6 करें, 9 माइनस 8 करें, इन तीनों को माइनस करेंगे तो जो जवाब आएगा वो लिख दिया। जैसे 9 माइनस 4 किया 5, 9 माइनस 6 किया 3 और 9 माइनस 8 किया तो 1 आ गया। अब ये सारी वैल्यू तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135। 135 का आपको लेना है अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 11.618। आप इसको राउंड अप कर लें कि 8 है, आप इसको खत्म करें, आगे वाली में एक जमा हो जाएगा क्योंकि ये 5 से बड़ी है। तो फाइनली आपके पास आपका जवाब आ जाएगा 11.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका जवाब है। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपनी वैल्यूज को राउंड अप कर लिया करना है। तो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ऐसे किया करूंगा कि वैल्यूज को राउंड अप करके ही लिखा करूं। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इसके करीब तरीन जो वैल्यू थी वो हमने लिख दी 2। तो आने वाले सवालों में मैं शायद डायरेक्टली वो वाली वैल्यूज लिख लिया करूं, और अगर आपकी कैलकुलेटर पे जवाब आ जाए तो आप समझ आना कि थोड़ा सा आपने इसे राउंड अप करके लिखना है। यहाँ तक आपने इसका पार्ट 1 कर लिया, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो इसका ये पार्ट 2 है, इसमें भी आपको एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि 2 साइडें मौजूद हैं और एक एंगल मौजूद है। जब 2 साइडें और एक एंगल हो तो उस वक्त जो फॉर्मूला लगता है एरिया का कुछ इस टाइप का होता है। आप लिखते हैं 1/2। जो 2 साइडें आपके पास अवेलेबल हैं, बी और सी, आप वो लिखेंगे साथ में बी सी। फिर आप लिखते हैं साइन। अब साइन के साथ आपने एंगल लिखना होता है, कौन सा एंगल, जैसे कि यहाँ पे कौन सी साइड मिसिंग है, ए मिसिंग है। ए के सामने वाली जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, तो साइन के साथ एंगल कौन सा आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि हमें अल्फा एंगल तो दिया ही नहीं गया, हमें कौन सा एंगल दिया गया, गैमा। तो यहाँ पर अब ये सवाल के अंदर मिस्टेक है, यहाँ तो ये गैमा क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। या फिर अगर ये अल्फा नहीं है, ये गैमा ही है, तो फिर यूँ होना चाहिए कि यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ए होना चाहिए। ताकि ए और बी आता है, सी वाली साइड मिसिंग हो जाती है, सी के सामने वाला एंगल क्या था, गैमा, तो वो फिर यहाँ पे आता है। दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, या तो ये गैमा क्या होना चाहिए, अल्फा, या अगर ये अल्फा नहीं है तो सी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब बुक में उन्होंने जो दिया हुआ है, हम
उसी के मुताबिक कर देते हैं, लेकिन जो सच बात है वो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इसे क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुड बी अल्फा, शुड बी अल्फा, या इसे अल्फा होना चाहिए, और या फिर ये जो सी है इसे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। बाकी अब हम यहाँ पे क्या करें, अल्फा लिखें या गैमा लिखें। तो मैं अब जैसा कि उन्होंने यहाँ पे गैमा दिया हुआ तो गैमा लिख देता हूँ, लेकिन हमें मजबूरन, या मैं फार्मूला चले हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसलिए क्यों गलत करें। मुझे उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट एडिशन में वो ये कोई करेक्शन करते हैं, लेकिन मेथड तो आप सीख ही चुके हैं। बी की जगह पर आ जाएगा 2.1, ए की जगह पर ए वाली वैल्यू तो दी नहीं ना हुई उन्होंने, सी आएगा यहाँ पर। हाँ, मैंने कहा था ये समझाने के लिए मैंने ये लिखा था। सी की जगह पर आ गया 5, और देन फिर साइन, अल्फा में क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब आप इसे सोल्व कर लें, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 5 2.1 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी जवाब आएगा उसे 2 पे डिवाइड कर दें, तो फाइनली आपके पास जवाब आ जाएगा 5.25। और आगे ये जो साइन 45 डिग्री है इसका जब आप जवाब निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.7071 आ जाएगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लें तो आपके पास आपका एरिया आ जाएगा 3.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है, मतलब जवाब है, यूनिट है ना, स्क्वायर आता है ऊपर जब ये एरिया निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसमें जो चीज़ करेक्शन करने वाली थी वो मैंने बता दी है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एडिशन में कौन सी करेक्शन होती है, जो भी होगी आप उसके अकॉर्डिंगली से कर लीजिएगा। तो ये पार्ट 2 था, अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपके सामने है। इसमें अब देखें तो एक साइड दी हुई है उन्होंने और दो एंगल दिए हुए हैं। अब दो एंगल को इस्तेमाल करके हम एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है जिसके अंदर तीनों एंगल यूज होते हैं, हम वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी फॉर्मूले हैं जैसे कि ये वाला, लेकिन ये नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि इसमें दो साइडें चाहिए होती हैं और हमारे पास सिर्फ एक साइड है सी वाली, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज हो सकता, ऊपर वाला भी नहीं यूज हो सकता क्योंकि इसमें तीनों साइडें ही चाहिए होती हैं और हमारे पास सिर्फ एक साइड है। अब वो कौन सा फॉर्मूला जो एक साइड को इस्तेमाल करके एरिया निकाल सकता है, वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि जैसे कि एरिया बराबर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी, तो सी लिखेंगे आप, उसके बाद सी के ऊपर स्क्वायर भी लिखेंगे, देन साइन। सी के अलावा कौन कौन सी साइड होती है, ए और बी। अब इनके मुताबिक आपने यहाँ पे एंगल लिखना है, ए है तो अल्फा आ जाएगा, साइन बी है तो बीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय साइन सी है तो नीचे यहाँ पे गैमा आएगा, साथ में 2 भी आएगा। अब इसमें आप देखेंगे एंगल तीनों यूज हो रहे हैं, अल्फा भी, बीटा भी और गैमा भी। हमारे पास दो एंगल मौजूद है, अल्फा और गैमा, बीटा नहीं मौजूद। तो हम पहले वो बीटे वाला एंगल मालूम कर लेते हैं ताकि बाद में इस यहाँ पे लिखिए ये सारे का सारा इकट्ठा ही सोल्व कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीटा फाइंड करते हैं, उसके लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा एंगल की जो हमने पढ़ी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ये बेसिकली ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अल्फा की जगह पे आ गया 36 डिग्री, प्लस बीटा तो हमें मालूम करना है, प्लस गैमा की जगह पे आ गया 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे सिर्फ बीटा रहने दे, बाकी सारी वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री और देन माइनस की 44 डिग्री हो जाएगा। इन सब को आप माइनस कर लें तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इनको माइनस करके हमारे पास जवाब आता है 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बीटा निकाल लिया। अब आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर लें। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि एरिया जो है वो कैसे आएगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने पहले लिखा था। यहाँ पे सी है तो आप भी लिखेंगे सी स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे साइन अल्फा, फिर साइन बीटा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 साइन गैमा। अब इनकी जगह पर वैल्यूज पुट करते जाएं बस।
सी हमें दिया हुआ था उन्होंने 3.1, सी की जगह पर आ गया 3.1 का स्क्वायर साइन अल्फा 36 डिग्री साइन बीटा भी निकाला हमने 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 44 डिग्री, तो गैमा की जगह पर आ गया 44 डिग्री। इस तरीके से आपने अपनी वैल्यूज को निकालना है। अब 3.1 का आप स्केयर लें तो इसका जब हम स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 9.61, उसके बाद है साइन 36 डिग्री, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.587 के बाद फिर 7 आता है और उसके पीछे वाली वैल्यू को जब आप राउंड अप करेंगे तो 8 हो जाएगा। और फिर साइन 100 की बात की जाए तो 0.9848 ये आ गया डिवाइडेड बाय 2 साइन 44, साइन की 44 पे वैल्यू आती है 0.694 0.694 फिर 6 आता है लेकिन राउंड अप करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करा लें तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5.5629 डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आ जाएगा 1.3894। अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, इनको आप डिवाइड कर लें तो फाइनली आपके पास जवाब आ जाएगा 4.00 आता है सेंटीमीटर। वैसे बुक में जो आ रहा है इसका 4.01 लेकिन नहीं आ रहा, मैंने करके देखा है तो इतना भी ठीक है क्योंकि पॉइंट के बाद पहली वैल्यू भी ठीक है, उससे आगे वाली में 1 का फर्क है तो इतना फर्क चल जाता है, उसकी खैर होती है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो कंप्लीट हो गया। फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप हमें ज़रूर पूछें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसमें वो कहता है सोल्व द ट्राइंगल ABC इन विच। आपने ट्राइंगल को सोल्व करना है। ट्राइंगल को सोल्व करने का मतलब ये है कि उनकी 3 साइडें और तीनों एंगल मालूम करें। तो हमें 2 साइडें तो उसने खुद ही दी हुई हैं, हमें क्या करना है, हमें बाकी तीसरी साइड मालूम करनी है यानी कि AB दिया हुआ है, C मालूम करना है। उसके बाद एंगल में अल्फा दिया हुआ है तो हमें बीटा और गैमा ये 3 चीज़ें मालूम करनी है, तुम्हारी पूरी की पूरी ट्राइंगल सोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल कर सकता हूँ वो मैं साइन लॉ यूज़ कर लेते हैं, उसकी मदद से हम अपना एंगल मालूम कर लेते हैं। तो साइन लॉ की तरफ चलते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ साइन, सबसे पहले लॉ ऑफ साइन लिखेंगे कैसे, देखिए कौन सी साइड दी हुई है, ए वाली दी हुई है तो आप लिखें ए, आप यहाँ पे लिखें ए के नीचे आप लिखेंगे साइन अल्फा, ठीक है, ए के सामने वाला एंगल होता है साइन अल्फा, तो ए के नीचे आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू दूसरी साइड कौन सी दी हुई है बी, तो आप लिख दें बी डिवाइडेड बाय बी के नीचे आ जाएगा साइन बीटा। इस तरीके से अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है आप वो लिख दें, जैसे कि ए की वैल्यू हमें पता है 5.4 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा की वैल्यू 49 डिग्री वो आ गई इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 3.4 डिवाइड में आ गया साइन बीटा, बीटा की वैल्यू नहीं ना पता तो अब मालूम हो जाएगी। आप सबसे पहले तो देखिए कि साइन बीटा जो है वो डिवाइड के नीचे जो हम मालूम कर रहे हैं तो इसको ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे, दोनों तरफ की मैं फ्रैक्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ से साइन 49 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5.4 इज इक्वल टू यहाँ से भी साइन बीटा ऊपर आ जाएगा। अब जो वैल्यू मालूम करनी है वो ऊपर आ गया, इजीली आप काम कर पाएंगे अपना, डिवाइडेड बाय 3.4 नीचे आ जाएगा।
अब ये 3.4 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके होगा मल्टीप्लाई, तो 3.4 मल्टीप्लाई होगा साइन 49 डिग्री के साथ और डिवाइड होगा 5.4 के साथ, इज इक्वल टू साइन बीटा आ जाएगा। अब ज़रा कैलकुलेटर को आप पकड़ लें, सबसे पहले आप मालूम कर लें साइन 49 डिग्री क्या होता है। तो 3.4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई साइन 49 डिग्री की बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.7547 डिवाइड में मौजूद है हमारा 5.4, यहाँ पर है जी साइन बीटा। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, 3.4 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आएगा 5.4 पे डिवाइड कर दें, तो फाइनल जो जवाब आएगा वो मैं लिख देता हूँ, वो आ जाएगा 0.475 इज इक्वल टू साइन बीटा। अब हमें सिर्फ बीटा चाहिए ना, तो साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आके हो जाएगा साइन इनवर्स 0.475 इज इक्वल टू साइन बीटा। अब इसका साइन इनवर्स फाइंड आउट कर लें तो फाइनली जो जवाब आ जाएगा, अच्छा इसके अंदर 0.45 एक और वैल्यूज भी लिख लें 16, ये भी लिख लें, जवाब ज़्यादा आपका करीब आ जाएगा 16। अब आप इसका इनवर्स ले लें तो आपके पास फाइनली जवाब आ जाएगा 28.37 डिग्री। साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया था ना, तो यहाँ से पे फिर साइन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा बीटा आएगा, साइन तो वहां चला गया, तो इधर सिर्फ क्या बच गया बीटा। इस तरीके से आपने देखिए बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बारी है हमारे पास दूसरा एंगल जो रह गया है वो मालूम करता है। बीटा पता चल गया ना, बीटा का भी पता है, अल्फा की भी पता है, तो गैमा आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। आप लिखें जी सिंस, जैसा कि हम जानते हैं कि जब तीनों एंगल जमा करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसकी मदद से गैमा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें पता है वो 49 डिग्री है, प्लस बीटा के हम निकाल चुके हैं 28.37 डिग्री, और गैमा भी रहता है तो वो एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन सबको उठा के उधर ले जाए तो यहाँ सिर्फ गैमा बचेगा, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 49 डिग्री और देन माइनस के 28.37 डिग्री, और इन सबको आप माइनस कर दें, इनको माइनस करने पर आ जाएगा 102.63 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखें गैमा का जो जवाब था वो भी निकाल लिया। तो तीनों एंगल आ चुके हैं, अब सिर्फ एक साइड हमारी बाकी रह गई है, अब उसके ऊपर काम कर लेते हैं। अब उस पर आप क्या करेंगे, कौन सी साइड रह गई पहले ये देखें। तो ए और बी दी हुई है, सी रह गई है, उसके लिए भी आप लॉ ऑफ साइन ही इस्तेमाल कर लें सी मालूम करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। अब चूंकि मुझे सी मालूम करना है तो मैं सी के मुताबिक लिखूंगा। पहले आप यहाँ पे लिख लें बी, बी के नीचे आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख लें सी, और सी के नीचे आ जाएगा साइन गैमा। अब चूंकि गैमा वाला एंगल आ चुका है हमारे पास, तो अब हम वो यूज करके सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब बी की जगह पर बी की वैल्यू लिख लेते हैं, बी हमें दिया हुआ था 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बी की जगह पर आ गया 3.4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, साइन बीटा, बीटा की वैल्यू है 28.37, तो साइन बी एज इट इज बीटा की जगह पर आ गया 28.37 डिग्री इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा की वैल्यू भी हमें पता है, साइन गैमा क्या था 102.63 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, बस इनकी वैल्यूज निकाल लें, मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि ये डिवाइड हो रहा है इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन 102.63 डिग्री इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.4 के साथ, और डिवाइडेड में बाय साइन 28.37 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू
सी। आप सी यहाँ भी लिख सकते हैं और आप सी को इस साइड पर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगला स्टेप मैं इसके आगे कर देता हूँ। जैसे कि साइन 102, इसका जब मैं साइन वाली वैल्यू मालूम करता हूँ तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो मैं लिखता हूँ 0.7547। ये आ गया, मल्टीप्लाई 3.4 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास है साइन 28। तो साइन 28 तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.47516। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें और जो भी जवाब आएगा उसको नीचे वाली के साथ डिवाइड कर दें। एक करेक्शन कर लें कि जब साइन और इसकी वैल्यू निकालते हैं ना तो हमारे पास जवाब कुछ यूं आता है, ये वाला नहीं आता, आता है हमारे पास 0.979758, ये जवाब आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करके और नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो जवाब आ जाएगा 6.98 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने अपनी सी की वैल्यू भी निकाल ली और बाकी जो दो एंगल मिसिंग थे वो भी आपने निकाल लिए और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो कहीं पर इशू आए तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। यहाँ तक हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें अगर आप देखें तो दो एंगल लिए हुए हैं और एक साइड है, तो दो एंगल पता ना, तीसरा एंगल पहले हम मालूम कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल सी ये वाली हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अल्फा बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। वैल्यूज जो गिवन है वो लिख दें, जैसे कि अल्फा की वैल्यू है 32 डिग्री प्लस बीटा तो हम मालूम करेंगे, वो नहीं दिया हुआ। गैमा की वैल्यू है 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ बच जाएगा बीटा, तो 180 डिग्री माइनस के ये 32 इधर आके माइनस हो गया और 48 भी इधर आके माइनस हो गया 48 डिग्री। अब इनको माइनस करें, इन तीनों का माइनस करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा, 100 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब बारी है बाकी दो साइडें मालूम करने की। ए उन्होंने दी हुई थी, बल्कि सी वाली साइड दी हुई थी। अगर आप देखें ना, ये वाली सी दी हुई है, ए और बी मालूम करना है। तो इसके लिए हम अपने लॉ ऑफ साइन ही यूज करेंगे, इसलिए हमने लिख दिया यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन कौन सा यूज करेंगे, पहले हम ये यूज कर लेते हैं जी, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। हाँ, ए के नीचे अल्फा आना है, अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। वैल्यूज लिखे, सबसे पहले देखें ये बी उन्होंने दिया हुआ नहीं दिया हुआ ना, बी तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का भी नहीं पता बी का भी नहीं पता, तो ये वाला तो लिखने का फायदा नहीं है। हम भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम ऐसा लिखते हैं जिसके अंदर हम वो जो गिवन साइड है वो इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ। अब यहाँ बी है तो नीचे बीटा आएगा और यहाँ सी है और नीचे गैमा आएगा। अब इसको फायदा यूज करने का, क्योंकि सी वाली साइड का भी पता हमें, सी की साइड भी लिख देंगे, बीटा का भी पता, गैमा का भी पता, तो बी हम इजीली मालूम कर पाएंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो बी फिलहाल है इट इज साइन, बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 100 डिग्री इज इक्वल टू सी, सी उन्होंने दिया हुआ है 81, तो सी की जगह पर आ गया 81 डिवाइडेड बाय साइन गैमा, गैमा की वैल्यू भी दी हुई थी 48, तो गैमा की जगह पर 48 डिग्री आ गया। अब इनकी वैल्यूज निकाल लें आप, बी डिवाइडेड बाय साइन 100, आपके पास आएगा 0.9848 इज इक्वल टू 81 भी है दैट इज साइन 48। साइन 48 की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 0.74314। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो b बच जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू इस, ये तो सारी वैल्यू एज इट इज ही आएगी ना इस तरीके से, और ये वाली इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 0.9848। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली के साथ डिवाइड होगी, तो जो फाइनल जवाब आएगा वो मैं लिख देता हूँ। b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 107.3 सेंटीमीटर
मीटर। तो इस तरीके से बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब हम ए की वैल्यू भी निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालते हैं 9। अब ए के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू फिर बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं। ए तो हमने मालूम करना है, ए एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, हाँ जी, वो है 32 डिग्री। तो अल्फा की जगह पर आ गया 32 डिग्री इज इक्वल टू बी। बी हम मालूम कर चुके हैं 107.3 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा का भी हमें पता है, बीटा भी हम मालूम कर चुके हैं 100 डिग्री। तो बीटा की जगह पर 100 आ गया। चलें जी, अब ए बी एज इट इज रहेगा। साइन 32 डिग्री मालूम कर लेते हैं। ये आ गया, इसकी वैल्यू लिख दी हमने इज इक्वल टू 107.3 एज इट इज। अब साइन 100 की भी वैल्यू मैं फाइंड करके यहाँ लिख देता हूँ। इस तरीके से इसकी वैल्यू भी हमने लिख दी। अब यहाँ पर ए को एज इट इज रहने दें इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू भी फिलहाल ऐसे नीचे उतार लें, ये सारी एज इट इज आ गई। अब ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 0.5299। अब ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जो जवाब आएगा उसे नीचे वाली के साथ डिवाइड कर दें। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 57.737। ये जवाब आ रहा है। वैसे बुक में लिखा हुआ है 57.7 और आगे उन्होंने 8 लिखा हुआ है, लेकिन इतना भी ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही आता है। हमारा पॉइंट के बाद पहली वैल्यू ठीक है, आगे वाली में 8 आना, लेकिन हमारा 37 आ रहा है, लेकिन ये भी चल जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने करके देखा, 8 आता ही नहीं है किसी भी कैलकुलेशन में, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन हम इतना भी लिख लेंगे तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है आपका। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया सारे का सारा। बेसिकली पॉइंट पे फ़र्क इसलिए आ जाता है क्योंकि हम पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज तो लिखते नहीं है, 4 से 5 वैल्यूज लिखते हैं। अगर सारी लिखें तो फिर एग्जैक्ट भी आ सकता है, तो लेकिन हम सारी नहीं लिखते, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आता रहता है और उसकी खैर होती है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क ना हो। पॉइंट के बाद पहली वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और दूसरी तीसरी में फ़र्क आ जाए तो वो निग्लिजिबल है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड ए बी सी डी ई एफ जी एच। मतलब आपके सामने एक क्यूबॉइड है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की शेप का ये, और फिर उसके अंदर उसने डिफरेंट साइड्स दे दी हुई हैं, जैसे ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए 3 सेंटीमीटर है, जो कि आप डायग्राम से भी ये सारी चीज़ें देख सकते थे। अच्छा जी, आगे वो क्या कहता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी। आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है कौन सी, ए से जी वाली। देखिए ये रहा ए और ये रहा जी, तो ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, जिस पे मैं ब्लू कलर की लाइन लगा रहा हूँ, ये वाली लेंथ। ठीक है, ए जी आपको कैलकुलेट करना है और अपने आंसर को आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है। तो वो जब आंसर आएगा तब उसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे। उसके बाद सेकंड में वो कहते हैं कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन ए जी एंड द प्लेन ए बी सी डी। वो कहता है कि ये जो लाइन आपने ए जी लगाई है, ये वाली लाइन, और ये जो नीचे प्लेन मौजूद है ये वाला, ये सारा प्लेन, आपने सारे प्लेन के बीच में, ये जो नीचे प्लेन मौजूद है ये सारा, आपने सारे प्लेन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, आपने वो एंगल भी कैलकुलेट करना है। तो हमने ये वाला एंगल भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 2 काम करने हैं हमने। तो पहले तो हमें एंगल भी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए और जी की लेंथ चाहिए, तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें आप देखें कि ये एक ट्राइंगल बन रही है। एक तो ये ब्लू वाली लाइन को आप शामिल कर लें, एक इसके नीचे वाली ये वाली लाइन शामिल कर लें और एक ये वाली लाइन शामिल कर लें, तो आपके सामने ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। तो मैं इस ट्राइंगल को यूज करते हुए ए और जी की लेंथ तो इजीली मालूम कर सकता हूँ, लेकिन इसमें भी मसला है कि इस ट्राइंगल के अंदर भी मुझे सारी वैल्यूज का नहीं पता। कौन सी वैल्यू का नहीं पता, ये जो नीचे ए से लेकर सी तक लाइन है ना, इसकी वैल्यू का मुझे नहीं पता। आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि ए से सी तक क्या लेंथ है,
और जी से सी लेंथ का मुझे पता है। कैसे पता है, यहाँ पे लिखी तो नहीं, लेकिन जितनी ये जी सी वाली लाइन है उतनी ये ई से लेकर ए तक है। ये 3 सेंटीमीटर है तो वो भी 3 होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, पैरेलल है, तो इसलिए इनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी। तो लिहाजा जी से सी वाली लाइन का तो मुझे पता है, लेकिन नीचे ये जो लाइन है ए से लेकर सी तक, इसका नहीं पता। अगर इसका भी पता होता तो मैं इस वाली लाइन को और इस वाली, इन दोनों को इस्तेमाल करके ये जो हमारी ब्लू वाली ए से जी वाली लाइन है इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेते। तो अब क्या करें, अब हम यूं करेंगे कि सबसे पहले ये जो ए से लेकर सी वाली लाइन है ना, ये जिसका हमें नहीं पता, पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ए से जी वाली भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ए से लेकर सी तक वाली को कैलकुलेट कैसे करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इस वाली ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये वाली, ये जो ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो दो साइडों का पता है, तीसरी साइड आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं अपनी सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ए बी और सी, इसको इस्तेमाल करते हुए ए से लेकर सी वाली लाइन पहले मैं मालूम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम ए जी भी मालूम कर पाएंगे। तो अब आते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी जिसके ऊपर हमने काम करना है वो हमने लिख ली। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने ये जो लाइन थी हमारी ए से लेकर सी तक, वो कैलकुलेट करनी है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है ना इस तरह की, और ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सामने वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। राइट एंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो बड़े वाली साइड होती है, जैसे इसके अंदर बड़ी साइड कौन सी है, ए से लेकर सी तक, ये बड़ी वाली लेंथ है। तो बड़ी वाली लेंथ का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बाकी दोनों लेंथों के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब बड़ी वाली लेंथ क्या है, ए से लेकर सी तक, इसका जो स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो वो किसके बराबर आएगा, ये जो छोटी लेंथ थी एक ए बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ये बड़ी वाली लेंथ का। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आप अंडर रूट ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट, और यहाँ पर भी आप अंडर रूट ले लें। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो सिर्फ मेरे पास ये चीज बच जाएगी इधर भी, और यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले प्लस हो रहे हैं, प्लस करने के बाद अगर कोई स्क्वायर बनेगा तो फिर होगा, लेकिन फिलहाल ये डायरेक्टली नहीं कैंसिल होंगे। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस की मदद से आपने ये एक फॉर्मूला बना लिया। ये कई सवालों से हम बनाते आ रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में जिसकी लेंथ मालूम करनी हो ना, वो बराबर होता है बाकी दोनों लेंथों के स्क्वायर के सम के, और ऊपर क्या आता है, अंडर रूट आता है। और यहाँ पे हमेशा कौन सी लाइन आएगी, ये जो हाइपोटेन्यूस वाली लाइन होती है 90 के एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस, हमेशा वो आएगी। अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला। चलें जी, अब शुरू करते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू का भी पता है और बी और सी का भी पता है, ये उसने दी हुई थी, जो यहीं से देख के हमने ये लिखी। मैं ये दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ, लिख दी मैंने। ए बी 5 था, 5 आ गया, बी सी 7 था, 7 आ गया। दोनों का स्क्वायर ओपन करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जमा किया तो 74। ऊपर अंडर रूट है तो इनका अंडर रूट लिया तो हमें हमारे पास जवाब आ गया। पॉइंट्स में आएगा जवाब, लेकिन मैं इतना ही रहने देता हूँ, उसका मुझे फायदा होगा क्योंकि आगे जाके फिर दोबारा से इसका मतलब अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा हमें, या पॉइंट्स में आएगा फिर स्केल लेना पड़ेगा। तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही रहने दें, अगले स्टेप में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं अंडर रूट क्यों नहीं ले रहा इसका। चलें, अब जैसे कि मेरे पास ए और सी वाली लेंथ आ चुकी है, तो जो उन्होंने कहा था अब मैं वो कैलकुलेट कर पाऊंगा इजीली। उन्होंने कहा था कि आप लेंथ कौन सी मालूम करें, ए से लेकर जी तक। ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने बनाई थी ना, ये अब आपने करनी है कैलकुलेट। अब मैं ही कर पाऊंगा, ये ब्लू लाइन अब मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ए से लेकर सी तक ये वाली लाइन का भी पता है, और जी से लेकर सी तक इस लाइन का तो पहले ही पता था ना। ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि ये वाली और वो दोनों बराबर है लाइनें। तो अब मैं ये कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है। पहले ये देखें, ये ट्राइंगल बन रही है ए सी और जी। इसी के मुताबिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए जी की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किस ट्राइंगल के अंदर हम कर रहे हैं, ट्राइंगल ए सी जी के अंदर। ठीक है, देख सकते हैं ए सी और जी, क्लियर।
अब इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने कौन सी लेंथ मालूम करनी है, ये ए से लेकर जी तक, और ये भी एक हाइपोटेनियस है, यहाँ पे बनेगा ना 90 का एंगल, इसके सामने ये क्या हाइपोटेनियस, तो लिहाजा ये वाली लेंथ बाकी दोनों लेंथों के स्केयर के और अंडर रूट के बराबर होगी। तो उसी बात को हम लिख देते हैं कि जो लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है ए जी, वो किसके बराबर होगी, बाकी दोनों लेंथों के स्केयर के, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर भी किया था। ये देखें ए जी ये थी, ए से लेकर जी तक, बाकी दो लाइनें कौन सी बचती है, ए सी और सी जी, तो वही लिख दिया ए सी और सी जी। अब बारी है में वैल्यूज पुट करने की, वो लिख दी। ए सी की जगह पे मैं ये वाली अंडर रूट वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा, देखिए अंडर रूट वाली वैल्यू लिखी ना, अगले स्टेप में अंडर रूट बाय वाले स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पॉइंट्स में जवाब नहीं ले रहा था। पॉइंट्स में ले लेता फिर पॉइंट का स्केयर लेना पड़ेगा, तो वो फिर एग्जैक्ट जवाब नहीं था ना। अब सी और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि ये सी जी और ये दोनों बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, तो इसकी जगह पे भी क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों का स्केयर ओपन कर देते हैं हम, अंडर रूट स्केयर से कैंसिल 74 बचा, 3 का स्केयर 9, दोनों को जमा किया तो 83। अब इसका आप अंडर रूट ले लें तो वो आ जाएगा 9.11 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यूज लिखी हैं और नहीं लिखी। क्यों दो लिखी हैं, उन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाने हैं तक लिखनी है वैल्यू, तो ये 3 बन गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो लिहाजा सिर्फ इतना ही लिखेंगे, मजीद आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली ए से लेकर जी तक। अब अगला काम सिर्फ रह गया सेकंड वाला, जो उन्होंने कहा था कि आपने जो है एंगल वो भी कैलकुलेट करना है। कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, ये जो ए से लेकर जी वाली लाइन है और जो नीचे वाला प्लेन है उसके बीच वाला एंगल, मतलब ये वाला आपको एंगल कैलकुलेट करना है। और ये एंगल भी इसी ट्राइंगल के अंदर बन रहा है ना, ए जी और सी इसी के अंदर बन रहा है, तो इसी के मुताबिक कैलकुलेट कर लेते हैं हम अपने एंगल को। तो पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अब हम एंगल करेंगे कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए जी एंड नीचे वाला जो प्लेन था वो, और ट्राइंगल वही है ए सी जी। अब इसके अंदर हम काम क्या करेंगे, देखें आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं। कौन से वाली करेंगे, टेन कर ले आप, टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। मैं यही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी रीजन है मेरे पास इन दोनों साइडों की वैल्यू मौजूद है। आप देखिए अगर यहाँ पर, तो ये एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी मौजूद है, ये वाली, और इसकी वैल्यू का भी पता है वो 3 सेंटीमीटर है। और इस एंगल के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये नीचे वाली साइड है, ये एडजेसेंट, और इसकी वैल्यू का भी मुझे पता है, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो लिहाजा मैं इन दोनों को यूज करके फिर एंगल मालूम कर पाऊंगा। तो पहले तो अपनी इन साइडों के नाम लिख लेते हैं। तो एक साइड है, ऑपोजिट साइड कौन सी थी, जी सी, और नीचे वाली साइड थी ए सी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपोजिट साइड है हमारे पास जी सी, माइयर साइड जी सी डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो साइड थी वो ए सी थी, टेन थीटा। एंगल आप चाहे थीटा ही लिखा रहने दें या फिर आप एंगल का भी पूरा नाम लिख सकते हैं। एंगल देखिए कौन सा बन रहा है, ये है ना एंगल। एंगल कैसे लिखते हैं, जैसे ये जी ए और सी, इसके दरमियान बना ना ये एंगल, तो आप एंगल का नाम लिख दे जी ए और सी, जी ए और सी। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, एंगल जी ए और सी, इस तरीके से वैल्यूज पुट करते हैं जी। सबसे पहले तो जीसी की वैल्यू पुट करते हैं। जीसी हमारे पास क्या था, हाँ जीसी 3 था, आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये था ना जी से सी, ये कितना है, जितनी ये होगी, ये 3 है तो वो भी 3 होगी, तो लिहाजा जीसी की जगह पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ए और सी। ए सी की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, वो है 74, अंडर रूट 74, या 70 जी अंडर रूट 74 आएगा। तो ए सी की जगह पर आ गया अंडर रूट 74, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 एंगल जी ए सी। अब आपने ना कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे लिखा है ऐसे ही आपने वैल्यू निकाल देनी है। मतलब लिखें 3 डिवाइड अंडर रूट 74,
आपके पास जवाब आ जाएगा 0.34874। ये जवाब आ जाएगा। यहाँ पे आ गया जी 10 एंगल जी ए और सी। अब 10 उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो एंगल जी ए सी इज इक्वल टू 10 इनवर्स और ये सारी वैल्यू 0.34874। अब आप इसका 10 इनवर्स फाइंड कर लें। हमारे पास जवाब आता है इसका 19.2 डिग्री। तो कौन क्या हमने मालूम कर लिया? एंगल मालूम कर लिया जी ए और सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप ज़रूर हमें बताएं। समझे हैं तो तब भी बताएं कि आपको समझ आ चुकी है। तो दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये भी और अपनी जो साइड थी वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है दी डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ए बी सी डी ई एफ। तो ये डायग्राम बेसिकली एक प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, इन विच जिसके अंदर ए बी साइड 8 सेंटीमीटर है, बी एफ साइड 14 सेंटीमीटर है, जो कि डायग्राम से भी नजर आ रहा है, और ई एफ आपके पास 19 सेंटीमीटर है। ओके, आपने क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एफ। ये रहा ए और ये रहा एफ, तो आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सिंपल, बड़ा आसान है। आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, ये एक ट्राइंगल कौन सी बन रही है इसके साथ, अगर देखा जाए ए से बी और बी से एफ, ये एक ट्राइंगल बन रही है और इसकी दोनों साइडों का पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता। तो ये तीसरी साइड मालूम करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। इनके स्केयर लेंगे तो तीसरी साइड आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर स्केयर लेके जमा करेंगे तो ये तीसरी साइड आ जाएगी। तो ये तो पहला काम हमने करना। दूसरा फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट दी एंगल बिटवीन ए एफ एंड दी प्लेन। आपने ए और एफ के बीच वाला भी एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला थीटा भी आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान काम है। काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। कौन सी ट्राइंगल? ये जो थी ए बी और एफ, ठीक है, क्योंकि सी को यूज करके हम ये लेंथ मालूम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन ए और एफ के। उसके लिए आपको पता है कि जैसे कि अब ये जो ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसकी बाकी जो दो साइडें हैं उनका स्केयर लेंगे अंडर रूट के अंदर और उनको जमा करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन हमने मालूम करनी है ये कौन सी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे आता है, बाकी दोनों साइडों का अंडर रूट के नीचे आप स्केयर लेके जमा करते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो इन दो साइडों की लेंथ लिख दी है, जो दो साइडें उन्होंने दी हुई थी ए बी और बी एफ, उनकी वैल्यूज लिख दी। उसके बाद हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं कि लेंथ जो है ए एफ वो किसके बराबर आएगी, बाकी दोनों लेंथों का स्केयर अंडर रूट के नीचे, तो ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज लिख दी, ए बी की वैल्यू 8 थी, बी एफ की वैल्यू 14 थी, दोनों का स्केयर ले लिया। अब इनको जमा कर दें तो 260 आ जाएगा, और अब इसका आप अंडर रूट ले लें तो 16.1 सेंटीमीटर आपके पास ए एफ की लेंथ आ चुकी। तो ए से लेकर एफ तक आप लेंथ कैलकुलेट कर चुके हैं। यही काम था, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद अगला काम है एंगल मालूम करना, तो वो अब हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम क्या करने लगे, एंगल बिटवीन ए एफ एंड प्लेन ए बी सी ई एफ। देखें डायग्राम से समझिए, एंगल आपको कौन सा मालूम करना है, ये वाला जो कि ए और एफ का बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, इस वाले प्लेन के साथ, बी सी ई एफ। ये जो नीचे प्लेन है ना, ये सारा इस प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, और ये वाला एंगल इस प्लेन के साथ ही बन रहा है। तो लिहाजा मैं एंगल ये वाला मालूम करूंगा। अब अच्छी बात यह है कि ये जो एंगल जिस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है ना, उसकी दोनों साइडों का पता हमें, उसकी ऑपोजिट और कौन सी, एडजेसेंट साइड। एंगल की ऑपोजिट साइड का भी पता है और एडजेसेंट साइड का भी पता है। ऑपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों साइडें किस के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ये दोनों साइडें हमारी इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर। और वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, टेन है। टेन के अंदर इस्तेमाल होती है ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, और हमारे पास दोनों की वैल्यूज मौजूद है। ऑपोजिट साइड की बात की जाए तो ऑपोजिट साइड थीटा के सामने है 8 सेंटीमीटर। पहले इसका नाम लिख लेते हैं। वैसे ऑपोजिट साइड क्या है, ए से लेकर बी तक। तो ऑपोजिट साइड की जगह पर आ गया मैयर साइड ए बी,
डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, नीचे वाली साइड वो थी हमारे पास बी से लेकर एफ तक, तो बी एफ आ जाएगा। मेजर साइड बी और एफ आ गया। अब यहाँ पे आप टेन थीटा रहने दें, या एंगल का नाम लिखना तो नाम भी लिख सकते हैं, मैं अभी फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ, थीटा भी ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए और बी की जगह पर आ जाएगा 8 और बी एफ की जगह पे 14 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर आ गया 8, बी एफ की जगह पे 14 आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन थीटा। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, आपके पास आएगा 0.5714। यहाँ पे है जी टेन थीटा। टेन उस साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.5714। अब आप इसका टेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 29.7 डिग्री, और यही वो एंगल है जो कि आप मालूम कर रहे थे, हमने कर लिया। तो दो चीज़ें कही थी, दोनों ही हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी समझ चुके होंगे, काफ़ी आसान था, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी थी, एक ही ट्राइंगल बनी और उसके अंदर ही सारी चीज़ें मालूम हो गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ जी, हाशिम बाग 4 किलोमीटर नॉर्थ के, हाशिम जो है 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो ये नॉर्थ है, यहाँ से हाशिम मान लेके चलना शुरू करता है और 4 किलोमीटर यहाँ तक वो चल देता है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये हाशिम की वाक है जी नॉर्थ की डायरेक्शन में। अब आगे, देन टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, और फिर वो आगे से टर्न लेता है और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। तो वो यहाँ से चलता हुआ ईस्ट की तरफ आ गया इस तरीके से। तो नॉर्थ की तरफ जो चला था वो था 4 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ चला वो 3 किलोमीटर। अब आगे क्या करना है, व्हाट इज द बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस फाइनल पोजीशन। आपने बताना है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो फाइनल पोजीशन थी, इसके बीच में बेरिंग कितनी है। अगर मैं इन दोनों लाइनों को मिलाता हूं तो ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। आपने बेरिंग मालूम करनी है। बेरिंग कैसे करेंगे, आप ये एंगल कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, वही आपकी बेरिंग हो जाएगी। लेकिन अच्छा, आपने यहाँ से एंगल नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने कहा कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ से एंगल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल बन जाएगा। बेसिकली इस एंगल की वो बात कर रहा है कि ये वाला एंगल मालूम करें, थीटा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये क्या बनी हुई है, एक ट्राइंगल बनी हुई है। जब ट्राइंगल बन जाए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेते हैं। अब हमारी ट्राइंगल के अंदर जो साइडें हमें पता है कौन कौन सी है, एंगल के सामने वाली साइड का पता है और एंगल के साथ वाली, मतलब हमें ऑपोजिट साइड का पता है और एडजेसेंट साइड का पता है। और ऑपोजिट और एडजेसेंट ये दोनों किसके अंदर आती हैं, टेन के अंदर आती हैं। तो टेन थीटा के अंदर आता है हमारे पास ऑपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब वैल्यूज अवेलेबल है, दोनों की लिख देते हैं। ऑपोजिट साइड क्या है, थीटा के सामने वाली वो 3 है, और एडजेसेंट साइड थीटा के साथ वाली वो हमारे पास है 4। देखिए इसके साथ है 4, तो नीचे आ जाएगा 4। देन आ गया टेन थीटा। अब इनको डिवाइड कर लें आप, 0.75 आ जाएगा टेन थीटा। हमें सिर्फ थीटा चाहिए तो टेन को उठा के इधर ले जाते हैं, टेन यहाँ पर आके हो जाएगा टेन इनवर्स 0.75 आ गया। अब आप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास आपका एंगल आ जाएगा, वो है 36.9 आएगा, 36.9 डिग्री। अब ये एंगल आया आपके पास अंदर वाला, और यही आपको पता बेरिंग भी है। बेरिंग नॉर्थ से शुरू करते हैं ना हम, नॉर्थ से घूमना शुरू करते हैं, तो नॉर्थ से भी घूम के आएंगे तो ये वाला एंगल वही बनेगा जो ट्राइंगल के अंदर हमने कैलकुलेट किया है। तो लिहाजा यही हमारे पास क्या होगी, हमारी बेरिंग होगी। तो अब इसको मैं लिख देता हूँ बेरिंग की फॉर्म में कुछ इस तरीके से कि बेरिंग कितनी है हमारे पास, 36.9 था ना, लेकिन बेरिंग में आपको पता है कि शुरू में हम 0 भी लगाते हैं, क्योंकि हमने एंगल को 3 फिगर्स में लिखना होता है। ये एंगल है हमारा, तो इसलिए 0 लगा दिया। 0 36.9 ऊपर आ जाएगा डिग्री। तो यही आपका जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं 7 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ जी, अ पायलट फ्लाइज 200 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री। कि एक पायलट है वो जहाज को लेके उड़ रहा है और कितनी बेरिंग पे उड़ रहा है, 045 डिग्री पर। तो मान लीजिए पायलट ने यहाँ से चलना शुरू किया और 45 डिग्री के एंगल पर वो जा रहा है। 45 डिग्री कहाँ से होगा, यहाँ से। ये नॉर्थ है आपका, तो नॉर्थ से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो ये बना आपका 45 डिग्री की बेरिंग बन गई। अब देन फिर उसने क्या किया, उसने टर्न ले ली। अच्छा, यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था, 200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो कवर हुआ वो था 200 किलोमीटर। अब फिर क्या हुआ आगे, उसने वो कहता है देन टर्न एंड फ्लाइज 150 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135। फिर यहाँ से उसने टर्न लिया, यहाँ से वो मुड़ा और कितनी बेरिंग पे मुड़ा, 135 डिग्री की। तो मान लीजिए वो मुड़ा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, इसकी जो बेरिंग बन रही थी, मैं बताता हूँ कैसे बन रही होगी। बेसिकली अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ से वो घूमेगा तो यहाँ तक जो एंगल बना वो बना 135 डिग्री। तो 135 डिग्री की जो बेरिंग थी उस पर उसने टर्न लिया। तो टर्न ले लिया, टर्न लेकर वो मजीद कितना से डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर का उसने मजीद डिस्टेंस कवर किया। आपको क्या करना है, हाउ फार इज द प्लेन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि ये जो प्लेन है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है। आपको ये वाला हिस्सा मालूम करना है, ओरिजिनल पोजीशन से ये कितनी दूर होगा, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि उन्होंने हमें बेरिंग दी हुई थी 45 डिग्री का, ये कौन सी बेरिंग थी, जब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो बेरिंग ऑफ 200 किलोमीटर 45 डिग्री। आपको पता है बेरिंग के लिए 3 डिजिट्स बनाने होते हैं, तो इसलिए शुरू में 0 भी लगाया हमने। उसके बाद उन्होंने बेरिंग दी हुई थी हमारे पास ये 150 किलोमीटर की, वो 135 डिग्री थी, तो वो भी हमने लिख ली, बेरिंग ऑफ 150 किलोमीटर 135 डिग्री। इन दोनों का जो फर्क है, इनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि ये कितना एंगल बनता है इनका। जब हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ बेरिंग 135 माइनस 45 डिग्री, तो हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल अंदर बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो बात बड़ी क्लियर होगी कि 90 डिग्री का, तो ये फिर कौन सी ट्राइंगल बनी, राइट एंगल ट्राइंगल बनी। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनी है तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाली लेंथ इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता 90 के सामने वाली जो लाइन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, जिसको हम डिस्टेंस कह रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो ये लेंथ फिर किसके बराबर आएगी, बाकी दोनों का स्केयर लेके जमा करें अंडर रूट के नीचे, उसके बराबर ये लेंथ आएगी। तो उसी की हम यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने कि जो हमारा डिस्टेंस है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, बाकी जो दोनों लेंथें थी, डिस्टेंस किसके बराबर होगा, बाकी दोनों लेंथ। एक लेंथ थी 200 किलोमीटर, इसका भी स्केयर ले लिया, प्लस दूसरी लेंथ थी 150 किलोमीटर, उसका भी हमने स्केयर ले लिया। अब इनके स्केयर्स को ओपन कर दें, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका ये आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट रहेगा, दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों को आप जमा कर दें, जमा करके ये चीज आ जाएगी, ऊपर अंडर रूट एज इट इज रहेगा। और देन आप इनका अंडर रूट ले लें, आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 250 किलोमीटर, और यही आपका डिस्टेंस है। आपने मालूम कर लिया कि आपका जो एरोप्लेन है वो इनिशियल पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक 250 किलोमीटर दूर है। यही हम मालूम कर रहे थे। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद सिर्फ आपके एमसीक्यूज रह गए हैं, उनको भी एक नज़र देख लेते हैं और देन अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो ये रहे आपके एमसीक्यूज। पहला आपका एमसीक्यू जवाब मैंने लगाया है क्योंकि जवाब तो आप खुद भी देख सकते थे ना पीछे लिखकर, मेरा मकसद है आपको समझाना। तो पहली चीज वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 60 डिग्री। देखिए टेन की 60 पे अगर वैल्यू याद हो तो वो होती है अंडर रूट 3। अब कोट टेन का रेसिप्रोकल है तो इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/√3। तो इसका ऑप्शन डी आ गया। आगे जी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जी हाँ, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होती हैं। हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और लास्ट वाली में कोज। तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो ए लिख देते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। देन कोसिकेंट इज पॉजिटिव इन, कोसिकेंट किस किस में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में तो होगा ही क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। अब कोसिकेंट किसका उल्टा है, साइन का, और साइन कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, सेकंड वाले में। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट वो भी पॉजिटिव होगा। तो लिहाजा जो कोसिकेंट है ये फर्स्ट में तो है पॉजिटिव लेकिन सेकंड में भी पॉजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट है जी साइन 90 डिग्री। आपको पता है जब 90 आ जाता है तो साइन चेंज होता है कोस में, तो कोस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा थीटा, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखें साइन 90 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, यहाँ तक होता है 90 डिग्री, प्लस करके कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, साइन चूंकि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही अलामत रहेगी, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा कोस थीटा। आगे आता है टेन 180 आ जाए तो हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं होती, टेन एज इट इज रहेगा और साथ में थीटा आ जाएगा। लेकिन अब वो तो दो ऑप्शन है, ये भी बनता है ये भी बनता है, लेकिन दोनों में से सही क्या है कौन सा, ये कैसे पता चलेगा। अब देखिए ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 180 माइनस थीटा, देखिए 180 होता है यहाँ पर, 180 में से एंगल माइनस करेंगे तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट ही बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन। तो लिहाजा यहाँ पे चूंकि टेन लिखा हुआ है, टेन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा साथ में, ठीक है। तो माइनस के टेन थीटा आ गया। अब आता है जी लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन ये है हमने पढ़ा, ऊपर है या नीचे अल्फा आएगा, बी है तो नीचे बीटा, सी है तो नीचे गैमा आएगा, और ये सारे आपस में बराबर होंगे। ये लॉ ऑफ साइन था। इसी तरीके से लॉ ऑफ कोसाइन भी हमने पढ़े हुए हैं, तो वो ऑप्शन सी बन गया हमारा। जो एंगल यहाँ पे माइनस हो रहा होगा वही बेसिकली कोस के साथ एंगल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सी माइनस हो रहा है तो कोस के साथ एंगल क्या होगा, गैमा होगा, सी के ऑपोजिट एंगल गैमा होता है। नेक्स्ट आ गया एरिया ऑफ एबीसी। एरिया का फॉर्मूला देखें, जो साइड यहाँ पे मिसिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंगल आता है। तो यहाँ पर ए और बी मौजूद है, सी मिसिंग है, तो सी के सामने एंगल होता है गैमा, तो यहाँ गैमा आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है क्योंकि अल्फा लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर ए मिसिंग है तो सामने एंगल अल्फा आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बीटा लिखा तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर लिखी नहीं साइडें, ये फॉर्मूला गलत है। यहाँ पर देखिए ए और सी लिखा, बी नहीं लिखा, तो बी के सामने एंगल होता है बीटा, तो बीटा ही लिखा है यहाँ पे, तो लिहाजा ये वाला फॉर्मूला ठीक है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है बेरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम। बेरिंग को हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हैं, हमने जितने भी सवाल किए हम नॉर्थ से ही एंगल को अपना मेजर करना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्थ आ जाएगा। देन बेरिंग इज रिटन एज, बेरिंग को आपको पता है हमेशा तीन फिगर्स में लिखता है, मतलब अगर एंगल मेरा फर्ज करें यहाँ पे 60 डिग्री भी बन रहा है, लेकिन मैं सही यूं लिखूंगा 060, थ्री फिगर्स बनाने के लिए शुरू में 0 लिख देंगे। अगर एंगल ही थ्री फिगर्स में है तो फिर तो नहीं लिखेंगे, मतलब एंगल अगर 130 है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहली थ्री फिगर्स में, लेकिन अगर दो फिगर्स में एंगल आ रहा है तो फिर शुरू में 0 लगाकर उसे थ्री फिगर्स बनाएंगे हम। तो बेरिंग को हमेशा थ्री फिगर्स में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको एमसीक्यूज भी समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ आया होगा। सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नीचे कमेंट में लिंक मैं कर दूंगा। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। कहीं पे भी इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर भी करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।